नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में निहित किया गया है, उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये राज्यों के ऊपर कर्तव्य डाला गया है, ये राज्यों के ऊपर कर्तव्य डाला गया है। एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों, अभी ये छोटा चैनल है, हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, अभी हाल ही में इस चैनल को खोला गया है। पूरी पॉलिटी आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, उस लेवल की मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। ये अब हम बताएं क्या, आप स्वयं इस वीडियो को देख करके और स्वयं अवलोकन करिएगा, समीक्षा करिएगा। दोस्तों, आपसे हमारी बहुत उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसके पहले हम तमाम तरीके पे भारतीय संविधान के अलग अलग पार्ट पे वीडियो मैंने बना दिया है। आज भाग 4 क्रम से चल रहे हैं दोस्तों। जो क्रम होता है संविधान पढ़ने के लिए, उसी क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि पूरा पॉलिटी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद जो आपकी मांग होगी उसके अनुसार हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके, जिससे हम और प्रेरित होकर के और अच्छे तरीके से वीडियो बना सके। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कई टीचर कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से पढ़िए, कोई तेजी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? 4 में किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत शासन अधिनियम 1935 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान था, लेकिन उसका नाम था निर्देशों का उपकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर बिल्कुल जब तैयार हुआ, जिस दिन हम लोग अंगीकृत किए, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। दोस्तों, उन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेदों को, लगभग 250 आर्टिकलों को इसी भारत शासन अधिनियम से समावेशित कर दिया गया। इसी 200 भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेदों को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत शासन अधिनियम 35 में जो उल्लेख था निर्देशों के उपकरण, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। बाद में यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व बना। तो ध्यान देने वाली चीज है, हालांकि थोड़ा सा डीप है, लेकिन इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? आखिर इसका मतलब क्या है ये? तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा तो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की स्थापना करना। ध्यान दीजिएगा तो, कल्याणकारी राज्य का मतलब किससे समझेंगे? कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका अर्थ होगा। आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग भाग 3 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, उसमें न्यायालय हम जा सकते थे, न्यायालय उसके लिए रीट जारी करता था, यानी कि न्यायालय में हम चुनौती दे सकते थे, वाद दाखिल कर सकते थे। लेकिन भाग 4 को न्यायालय यानी कि वाद योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वही फंडामेंटल राइट होता तो इसके लिए न्यायालय रीट जारी करता। क्या करता है?
रीट जारी करता है। फंडामेंटल राइट का मैंने पिछला वीडियो बना दिया है, आप देखे होंगे कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के उपबंध डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा है। हालांकि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेता है तो संवैधानिक उपचारों के उपबंध आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेगा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता था। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता था, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 36 को देखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ध्यान दीजिएगा दोस्त एक चीज। बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछ देगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता किस भाग को कहा है, किसे कहा है? तो भाग 4 को कहा है, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनोखी विशेषता बी.आर. अम्बेडकर किस भाग को कहे हैं? तो भाग 4 को। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के तरह। अनुच्छेद 12 के तरह, यानी कि अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि संसद, इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद भवन, राज्य विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारीगण के सम्मिलित रूप को, जो ये परिभाषित किया गया है राज्यों को, जो ये राज्यों को परिभाषित किया गया है, वही आर्टिकल 36 भी बोल रहा है। तो अब से आ जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर 12 और 36 दोनों रहे तो आप पहली प्राथमिकता किसे देंगे? आर्टिकल 12 को देंगे। किसे देंगे? तो अनुच्छेद 12 को आप पहली प्राथमिकता देंगे। अगर आर्टिकल 12 नहीं रहता है फिर आप जाकर के अनुच्छेद 36 को देंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको आर्टिकल 12 को देना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 के तरह, अनुच्छेद 12 के तरह, यानी जो प्रबल आर्टिकल यहाँ है वो अनुच्छेद 12 है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं अनुच्छेद 37 को। अनुच्छेद 37 को देखिए, ये जहां से वीडियो शूट हो रहा है ये देवरिया का, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा, उसी के स्टूडियो से ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी हम लोग उठ रहे हैं, उठने का प्रयास हो रहा है, और आप कोशिश यही है कि लगातार वीडियो पढ़ता रहे, और पढ़ भी रहा है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 37 को देखते हैं दोस्त, कि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात वही बात कर रहा है कि न्यायालय में अनुच्छेद 37 कह रहा है कि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का यह कर्तव्य है जो समय समय पर क्या करेगा? लागू करेगा। राज्यों के ऊपर कर्तव्य डाला गया है जो राज्य समय समय पर क्या करेगा? पूरा करेगा, और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये वाद योग्य नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 38 को देखते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ध्यान दीजिएगा दोस्त, लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। किसके बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा? जिससे उसकी सामाजिक, ध्यान से देखिएगा दोस्त, जिससे उसकी सामाजिक, लोक कल्याण की बात कर रहा है, अभिवृद्धि की, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सके। लोक कल्याण की अभिवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 39 को देखते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं।
अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीति के तत्वों का उल्लेख किया गया है जो निम्न है। अनुसरणीय, राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीति के तत्वों का उल्लेख किया गया है जो निम्न है। क्या है उसको देखते हैं। तो राज्य, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, राज्य पुरुष और स्त्री के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। राज्य स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। वही दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा चीज देखिएगा कि भौतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं रहेगा। भौतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं रहेगा, अर्थात मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहेगा। सारे लोग के लिए बराबर करने का राज्य प्रयास करेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में भी ना समझ में आए तो आप दोबारा भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हम नहीं बना रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो में जो मटेरियल आपको चाहिए वो मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हो गया आपका अनुच्छेद 38 को 39 को हम लोग देखते हैं। ये तो 38 था आपका, 39 था। आप देखते हैं अनुच्छेद 39 को, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 39 का। देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य समान न्याय निःशुल्क न्यायिक सहायता, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहले प्रावधान नहीं था, ये सब आर्टिकल बनाया गया, उप अनुच्छेद बनाया गया 39 का। कब बनाया गया होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आप जानते हैं इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी मारी की इतना संशोधन कर दी, आज यही हम लोग को पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा संशोधन किया गया, और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उसको ठीक ठाक किया गया। तो वो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 39 का ध्यान दीजिएगा, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समान न्याय निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। काफी अच्छी बातें हैं, निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 39 का जो यह अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह आर्टिकल कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों ध्यान रखना है कि न्यायालय द्वारा, ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फंडामेंटल राइट को न्यायालय में हम लोग चुनौती दे सकते थे, लेकिन इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि देखिए कि संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे। बात बिल्कुल सही है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के जो विचार थे, महात्मा गांधी की जो सोच थी, जो उनकी मंशा थी, वो मंशा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में खुल करके दिखती है। जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी की मंशा वो साफ तौर पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में खुल करके दिखती है कि महात्मा गांधी की मंशा क्या थी। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 जो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी जोड़ देते थे, वो अनुच्छेद 40 पे देते थे। किस पे देते थे, अनुच्छेद 40 पे। इसमें ग्राम पंचायत के संगठन के लिए राज्य प्रयास करेगा। ग्राम पंचायत के संगठन के लिए राज्य प्रयास करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत की आत्मा, महात्मा गांधी ने यह बात कही है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में बसती है। और मेरा अपना स्लोगन है कि चलो चले गांव की ओर, क्योंकि गांव से ही हम लोग की पहचान होती है। गांव में वो संस्कार, वो रीति रिवाज, प्रेम, सौंदर्य तरीके से पूरा सजाया हुआ पर्यावरण, पेड़ पौधे, यानी गांव। चलो चले गांव की, गांव होता है। ध्यान दीजिए, इस पे एक फिल्म भी आई थी, आप देखेंगे। उस फिल्म को जब देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई फिल्म थी नदिया के पार। उम्मीद है कि आप देखे भी होंगे नदिया के पार। काफी उस फिल्म को देखने के बाद गांव का जो रूप होता है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इतना प्रेम है उस फिल्म में, एक एक गाने हैं जो अश्लीलता से कोसों दूर है। आज की स्थिति देख लीजिए और उस समय की स्थिति देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो मंशा था वो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
दिखता ही दिखता है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। और आप जानते हैं इससे संबंधित अनुसूची भी है। कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। जो 11वीं अनुसूची है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 द्वारा जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 41, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 41 कह रहा है राज्य नागरिकों को योग्यता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा बाबू, योग्यता के अनुसार रोजगार, योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा। और क्या करेगा? तो बुढ़ापा बीमारी, बुढ़ापा बीमारी, असमर्थता, बुढ़ापा बीमारी, असमर्थता। ध्यान दीजिएगा, कितनी अच्छी बातों को लिखा गया है, कितनी अच्छी बातों को लिखा गया है। क्या मंशा रही होगी संविधान सभा के निर्माताओं की, यानी संविधान बनाने वाले लोगों की। यानी कि बुढ़ापा बीमारी, बुढ़ापा बीमारी, योग्यता के अनुसार रोजगार, बुढ़ापा बीमारी, असमर्थता आदि दशाओं में राज्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। दोस्तों, क्या मंशा थी संविधान सभा की, सोच क्या थी उनकी? क्योंकि कह रहा है कि बुढ़ापा बीमारी, असमर्थता आदि दशाओं में सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। सबसे बड़ी बात क्या इसमें लिखी गई है दोस्त? कि योग्यता के अनुसार रोजगार, योग्यता के अनुसार बुढ़ापा बीमारी। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 42 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 42 कह रहा है, अनुच्छेद 42 कह रहा है कि न्याय संगत काम, ध्यान दीजिएगा, रोजगार तो उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन न्याय संगत होना चाहिए। वहां का वातावरण हमारे अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि वहां काम तो कर रहे हैं लेकिन डर डर के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय संगत, क्या होना चाहिए? न्याय संगत काम तथा प्रसूति सहायता, शब्द पे पकड़ बनाइएगा दोस्त, न्याय संगत प्रसूति सहायता। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं कि न्याय संगत प्रसूति सहायता के लिए राज्य प्रयास करेगा। इस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 42 में लिखा गया है, अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि न्याय संगत काम और प्रसूति सहायता के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है दोस्त? तो अनुच्छेद 43 कह रहा है कि कर्मगारों के लिए, कर्मगार किसे कहेंगे दोस्त? मजदूरों को। किसे कहेंगे? मजदूरों को। कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी आदि का राज्य प्रयास करेगा। निर्वाह मजदूरी आदि का राज्य प्रयास करेगा, यानी उनके लिए कुछ निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। और जैसे मनरेगा, जैसे क्या है? मनरेगा। आप जानते हैं कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार आपको गांव में ही दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका अगला पार्ट हम जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।